हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक हमारा जो पिछला टॉपिक था ना, वर्णमाला। तो आज हम वर्णमाला के वर्गीकरण को समाप्त करेंगे। आज हमारी वर्णमाला किस ओर है? आज हमारी वर्णमाला समाप्ति की ओर है। तो आज हम अपनी वर्णमाला के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं घोषत्व के आधार पर। क्या पढ़ लेते हैं? घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन से? घोष या सघोष और अघोष। कौन कौन से? घोष और अघोष। घोष को हम क्या बोलते हैं? सघोष भी बोलते हैं। घोष होता क्या है? ये घोष घोष को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ण घोष में है या सघोष में? तो इसमें क्या होता है, जो स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। जिन वर्णों को बोलने में हमारी स्वर तंत्रिका में क्या होता है? कंपन होता है। जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, वो वर्ण कौन से होते हैं? वो वर्ण हमारे कौन से होते हैं? घोष वर्ण या सघोष वर्ण। ओके, ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? ये होते हैं प्रत्येक वर्ग कौन सा वर्ग? क च ट त प। ये जो वर्ग है ना अपने पहले के, वही उन्हीं वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो किस में आता है? सघोष में। या किस में आता है? घोष में। ओके, और क्या आता है? सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं। और क्या आता है? हा आता है। किसका? ऊष्म व्यंजन का हा। और सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं। किसमें? सघोष में। सघोष में हमारे कौन से अंतस्थ व्यंजन आते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन। और क्या आता है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन थे? वो ढ और ल और ढ। जो ढा के नीचे ये बिंदी लगी और ड के नीचे बिंदी लगी, ये कौन से व्यंजन थे? हमारे द्विगुण व्यंजन। तो ये भी किस में आएंगे? सघोष में। और ज, कौन सा वाला ज? आगत व्यंजन वाला जा। जिस जा के नीचे क्या लगाओ? ये बिंदी। जिस जा के नीचे क्या लगाओ? बिंदी। वो हमारा किस में आएगा? सघोष में। ओके, अब अघोष क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो। मतलब जिन वर्णों को हम बोलें और उनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, बल्कि क्या? केवल श्वास का प्रयोग हो। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल किसका? श्वास का प्रयोग हो, स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, तो वो किस में जाएंगे? हमारे अघोष वर्ण कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण। ये कौन से हमारे अघोष वर्ण होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और ऊष्म व्यंजन के तीनों सा। कौन सा? तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंतीय सा। ओके, और फानी फा, आगत व्यंजन का हमारा फा। ठीक है, ये किस में आएगा? अघोष में। तो क्या होता है अघोष? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग हो। जो हम श्वास ले रहे हैं केवल उसके साथ ही उन वर्णों का उच्चारण हो जाए, स्वर तंत्रिका में कोई भी कंपन ना हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण। वो हमारे कौन से कहलाएंगे वर्ण? अघोष वर्ण। इसमें क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? पहला और दूसरा वर्ण। वर्ग कितने? वही 5 वर्ग थे हमारे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन 5 वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंतीय सा। और फा कौन सा वाला फा? आगत व्यंजन वाला फा, जिस फा के नीचे एक बिंदी लगी होती है। ये हमारा क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। क्या? प्राणत्व के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण क्या होता है? प्राण मतलब
वायु। प्राण मतलब क्या? वायु। हमारे में हम सभी के अंदर प्राण कैसे हैं? जो हम श्वास लेते हैं, उन्हें उसका श्वास को लेने का और उसका उत्सर्जन करने का, यही तो हमारा प्राण है। मेन प्राण का मतलब क्या हो गया? वायु। ओके, तो प्राण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है ना, इनके तो नाम से ही प्रतीत हो रहा। अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु का प्रयोग होता है उसे हम वो वर्ण कौन से क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण वाले। मतलब उन वर्णों को हम किस में रखेंगे? अल्प प्राण में रखेंगे। किन वर्णों को? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम वायु का उपयोग होता है उन्हें हम किस में रखेंगे? अल्प प्राण में। और महाप्राण नाम के अनुसार, जैसे महा मीन्स अधिक, प्राण मीन्स वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु का उपयोग होता है उसे हम किस में रखेंगे? महाप्राण में। किस में? महाप्राण में। महा मीन्स अधिक वायु का प्रयोग होता है। तो अल्प प्राण वाले वर्ण होते कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण। और विषम क्या होता है? सम विषम क्या होता है? इवन और ऑड नंबर। तो वो हमारे क्या होते हैं? सम विषम। तो ये जो विषम क्या होता है? 1, 3, 5, 7, ये सब हमारे किस टाइप के वर्ण होते हैं? विषम वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो उसमें से विषम वर्ण कौन कौन से होंगे? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां। मतलब प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण पहला, तीसरा, 5वां। पहला, तीसरा और 5वां। और क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन थे। कौन कौन से? या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन। और सभी स्वर। क्या? सभी स्वर किसको? री को छोड़कर सभी स्वर किस में आएंगे? अल्प प्राण में। और अपना द्विगुण व्यंजन का डा, जिस डा के नीचे बिंदी लगी होती है इसे ड। तो द्विगुण व्यंजन का डा, ये किस में आएंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या आएंगे? प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, मतलब पहला, तीसरा, 5वां। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर में बस री को छोड़ना है। और हमारा द्विगुण व्यंजन का ड। ठीक। अभी महाप्राण में क्या आएगा? महाप्राण मतलब क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण में अधिक वायु का उपयोग होता है वो वर्ण किस में होते हैं? महाप्राण वाले वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ण है? प्रत्येक वर्ग का समवर्ण क्या होते हैं? सम 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या होते हैं? समवर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। उसका सम कौन कौन सा होगा? दूसरा और चौथा, ये हमारे सम वर्ण होंगे। तो प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण मतलब दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। तथा ऊष्म व्यंजन कौन से थे हमारे? स, स, श, ह, मतलब तालव्य श, मूर्धन्य श और दंतीय श और ह, ये हमारे क्या थे? ये हमारे ऊष्म व्यंजन थे। तो और साथ में क्या आएगा? द्विगुण व्यंजन का ढ, जिस ढ के नीचे क्या? बिंदी लगी हो, ड़। ठीक। तो द्विगुण व्यंजन का ढ। तो ये किसके आधार पर हो गए? प्राणत्व के आधार पर। और ये किसके आधार पर हो गए? घोषत्व के आधार पर। ओके, अब हम और आगे पढ़ लेते हैं। क्या? अब हम उच्चारण स्थान देख लेंगे किसका क्या है। जो हमारे कुछ बच्चे हैं वर्ण, उनका देख लेते हैं। जैसे कंठ्य व्यंजन किसे कहते हैं? आहा और हा को। आहा और हा कंठ व्यंजन कौन से कहलाते हैं? हमारे आहा और हा क्या कहलाते हैं? कंठ्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन कौन सा कहलाता है? सा, कौन सा? तालव्य सा और या। तालव्य व्यंजन की क्या कहलाता है? कौन से व्यंजन है?
तालव्य सा और या, मतलब सलजम वाला सा। सलजम वाले सा को हम तालव्य सा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस सा का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ किसको टच करती है? तालु को टच करती है। तो इस सा को हम क्या बोलते हैं? तालव्य सा। तो तालव्य सा और या, ये क्या कहलाते हैं? तालव्य व्यंजन। इनको हम क्या बोल इनको और हम क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ओके। अभी मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन में क्या आता है? द्विगुण व्यंजन। हमारे दोनों द्विगुण व्यंजन कितने? दो ही तो थे ना। तो दो द्विगुण व्यंजन, ड ओ ढ, ड ओ ढ और रा। रा किस में आता है? मूर्धन्य। और सा, कौन सा वाला सा? मूर्धन्य वाला सा, मतलब षटकोण वाला सा। षटकोण वाला सा कौन सा सा कहलाता है? मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा कौन सा होता है? षटकोण वाला सा। ओके। अब दंतीय व्यंजन। दंतीय व्यंजन में क्या? दंतीय व्यंजन कौन से हैं? ल, स, ज कौन सा? अपना आगत व्यंजन। आगत व्यंजन वाला ज, ना कि ज। क्या? ज। ओके। ये क्या कहलाएंगे? दंतीय व्यंजन। कौन कौन से? ला, सा कौन सा? अपना शपेरा वाला सा। ओके। और ज। स्वरतंत्रीय व्यंजन। स्वरतंत्रीय व्यंजन कौन सा होता है? हा को हम क्या बोलते हैं? स्वरतंत्रीय व्यंजन। दंत ओष्ठीय व्यंजन। दंत ओष्ठीय व्यंजन क्या होता है? दंत ओष्ठीय व्यंजन कौन सा होता है? वा को दंत ओष्ठीय व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में हमारे दंत और ओष्ठ दोनों का उपयोग होता है। मतलब जब हम वा को बोलते हैं तो वा को आप बोलिए तो हमारे ओष्ठों का भी उपयोग हो रहा है और दंतों का भी। ठीक। तो ये क्या कहलाएंगे? दंतोष्ठीय व्यंजन। और दंतमूल या वर्तस्य व्यंजन। दंतमूल या वर्तस्य व्यंजन, तो ये कौन से होते हैं? दंतमूल और वर्तस्य। इसमें क्या आता है? ना, सा, कौन सा सा? अपना कौन सा सा? दंतीय व्यंजन, दंतीय सा। ना, सा, सपेरा वाला सा या दंतीय सा। रा, जा, ला, इनको हम क्या बोलेंगे? दंतमूल या वर्तस्य व्यंजन। दंतमूल या वर्तस्य व्यंजन कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ना, दंतीय सा, र, ज और ल। ज कौन सा? आगत वाला ज। ठीक। अब हम हिंदी भाषा का उद्भव जो क्रम है वो पढ़ लेते हैं। क्या? उद्भव क्रम जो है हिंदी भाषा का, हम एक बार उसे पढ़ लेते हैं। तो हिंदी भाषा का उद्भव क्रम कैसे है? पहले क्या आया? संस्कृत के बाद संस्कृत भाषा थी, फिर उसके बाद क्या आई? पाली आई। संस्कृत का उपयोग होते होते वो पाली में परिवर्तित हुई, फिर प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, फिर क्या हुआ? अवहट में गई, फिर अवहट के बाद क्या आया? हिंदी। हिंदी भाषा का जो उद्भव क्रम है वो कैसे है? पहले संस्कृत भाषा का उपयोग करते करते वो पाली भाषा में रूपांतरित हो गए। जब पाली का उपयोग करते रहे तो लोगों के आसपास की भाषा और क्या बोलते हैं, अपने पर्यावरण का प्रभाव, भौगोलिक स्थिति का प्रभाव के कारण पहले संस्कृत भाषा पाली में परिवर्तित हुई, फिर प्राकृत में परिवर्तित हुई, फिर अपभ्रंश में परिवर्तित हुई, फिर उसके बाद अपभ्रंश के बाद अवहट में परिवर्तित हुई, फिर हमारी क्या अवहट से क्या बनी? हिंदी। तो संस्कृत भाषा पहले क्या बनी? पाली भाषा, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी भाषा। ओके, ये हमारी हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम है। ठीक। अभी जो देवनागरी लिपि का उद्भव किससे है? ब्राह्मी लिपि से। हमारी जो हिंदी भाषा वो कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि। उसका उद्भव किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि लिखी कैसे जाती है? बाएं से दाएं की ओर। कैसे? बाएं से दाएं की ओर। हम लोग कैसे लिखते हैं? यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ये कौन सा साइड है? ये बायां है, मतलब लेफ्ट साइड है, और ये इस साइड राइट साइड है, क्योंकि हमारा ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो ये क्या हो गया? बायां साइड हो गया, ये दायां साइड हो गया। तो जो ब्राह्मी लिपि है वो किस ओर से लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर। ठीक। अभी खरोष्ठीय लिपि या गांधारी लिपि, ये कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर। कौन सी लिपि? खरोष्ठीय लिपि या
गांधारी लिपि, ये कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर। तो दोस्तों आज हमारा वर्णमाला टॉपिक का हो गया समाप्ति। आज से वर्णमाला टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।